जैसे ही अपने गर्भवती होने की सूचना मिलती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हालांकि गर्भ धारण करने की सूचना अपने साथ कई तरह के शारीरिक बदलावों और समस्याओं का अंदेशा लेकर भी आती है। अगर प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही सभी ज़रूरी तैयारियां शुरू कर दी जाए तो गर्भावस्था से जुड़ी तमाम परेशानियों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। दरअसल प्रेगनेंसी के पहले महीने से खास तौर से पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के पास जानकारी का अभाव होता है। कई बार तो उन्हें अपने प्रेग्नेंट होने तक की सही जानकारी नहीं होती है। इसीलिए हम प्रेगनेंसी के पहले महीने से संबंधित जानकारियों के बारे में विस्तार में बात करेंगे डॉक्टर श्रेया गुप्ता के जरिए, जो है MBBS MD DNB ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट FNB रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। नमस्कार, आप देख रहे हो इन्हें न्यूज़ और मैं आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में, जहाँ पर आपको रूबरू कराते हैं, रोगों से मिलवाते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है टेंडर पाम हॉस्पिटल से डॉक्टर श्रेया गुप्ता। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेया, कंसल्टेंट ऑब्स गायनी एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, टेंडर पाम हॉस्पिटल। मैं ONN न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़े बहुत सी चीज़ों के बारे में, जिनके बारे में महिलाओं को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, या फिर यूँ कहें कि वो ध्यान ही नहीं देना चाहती हैं उन चीज़ों के बारे में। तो मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्री कंसेप्शुअल केयर या काउंसलिंग क्या होता है। प्री कंसेप्शनल केयर गर्भवती होने से पहले प्राप्त देखभाल को कहते हैं। अगर इस टाइम पर आप डॉक्टर का परामर्श लेते हैं तो आपको कई सारी बातों के बारे में जानकारी मिल जाती है, कई समस्याओं के बारे में पता चल जाता है, जिससे आप अपने और अपने होने वाले बच्चे को यानी भ्रूण को कई सारी दिक्कतों से बचा सकते हैं। तथा अगर इस टाइम पर आप परामर्श लेते हैं तो आपको किस टाइम पर संबंध रखना है यानी फर्टाइल पीरियड, जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होगा, इसके बारे में पता चल जाता है। प्लस कुछ मल्टीविटामिन होते हैं, मैं बात करूं तो फॉलिक एसिड की, जो आपको किस मात्रा में शुरू करनी है, कब से शुरू करनी है, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। और कई बार किसी मेडिकल हिस्ट्री के वजह से या कई कारणोंवश आप कई सारी दवाइयों पे होते हैं, जिनमें से कई सारी दवाई भ्रूण के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को दिल की बीमारी है तो वो एक वॉरफेरिन नाम की दवाई खाती हैं, जो कि एक टेराटोजेनिक ड्रग है, जिनको बंद करके हमें दूसरे दवाई पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये सारी जानकारी अगर आप गर्भवती होने से पहले संपर्क करती हैं डॉक्टर को या परामर्श लेती हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ये तो बात हुई प्री कंसेप्शनल केयर के बारे में। आगे मैम आपसे जानना चाहेंगे कि प्री कंसेप्शनल चेकअप जब होता है तो उसमें आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से किस तरह की जानकारियाँ लेनी चाहिए। देखिए, जब भी आप प्री कंसेप्शनल चेकअप के लिए जाते हैं तो आपसे डिटेल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, और डिटेल्ड हिस्ट्री हमेशा पति और पत्नी मतलब महिला और पुरुष दोनों की ली जाती है। इस डिटेल्ड हिस्ट्री में आपसे आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, यानी अगर आप किसी लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे शुगर, थायराइड, BP, दिल की बीमारी इत्यादि, ये पूछी जाती है। प्लस अगर आपको इससे पहले कभी गर्भाशय ठहरा है, यानी कभी कोई प्रेगनेंसी हुई है और वो अनफॉर्चुनेटली एबॉर्ट हो गई है, तो उसका वजह क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। प्लस पतियों से ये पूछा जाता है कि कभी उनको निचले हिस्से में चोट की हिस्ट्री रही हो, कभी कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, ये सारी हिस्ट्रीज़ आपसे पूछी जाती है। इसके बाद आपके कुछ आपकी एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि वेट और BP यानी वज़न और ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक महिला का एक नॉर्मल वेट होना बहुत ज़रूरी है गर्भवती होने से पहले, इससे वो कई सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकती हैं। फिर आपके कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन, ब्लड टाइपिंग, आपका थायराइड, शुगर, अल्ट्रासाउंड इफ़ नीडेड। और पुरुषों के केस में अगर उनको पहले से कोई निचले हिस्से में चोट की हिस्ट्री है या कोई ऑपरेशन हुआ है या तो इन्फेक्शन हुआ है, तो धातु का जांच, जिसको हम सीमन एनालिसिस कहते हैं, ये भी आपकी डॉक्टर
ये चीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा फिर आपको इन सारी चीज़ों के बाद आपको कुछ एडवाइजेज़ दी जाती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि फॉलिक एसिड का टैबलेट जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बचाता है, अगर आप हाई रिस्क में हैं तो ये आपको 5 मिलीग्राम से शुरू करनी होती है 3 महीने कंसीव करने के पहले, प्लस अगर आप लो रिस्क में हैं तो 400 माइक्रोग्राम। इसके अलावा कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो आपको प्रेगनेंसी के पहले लगा लेनी चाहिए, उसकी जानकारी आपको मिलती है। अगर आप शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या धूम्रपान करते हैं तो इसके लिए भी आपको कई सारी जानकारी मिल जाती है। मैम आगे मैं आपसे ये जानना चाहेंगी कि जो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होती है उससे हमें क्या लाभ मिलता है? देखिए, प्री कंसेप्शनल चेकअप से हमें कई सारी समस्याओं के बारे में जानकारी मिल जाती है और जिसका हम फिर ध्यान रख पाते हैं और उसका इलाज ले पाते हैं, जिससे कई सारी भावी समस्याओं को जो कि गर्भवती महिलाओं को या भ्रूण को हो सकती है उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा कई सारे संशोधन हुए हैं जिससे ये पता चला है कि अगर महिला गर्भवती होने से पहले ही डॉक्टर का परामर्श करती है तो बच्चे का कम वज़न का होना या आकस्मिक टाइम पे बच्चे की मृत्यु हो जाना, जिसको हम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं, इसमें भी काफ़ी कम चीज़ देखा गया कि काफ़ी कम हो जाता है ये। इसके अलावा मैं हमेशा अपने हर एक मरीज़ों को बताती हूँ कि एक स्वस्थ और खुश माँ ही एक स्वस्थ और खुश बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इसके लिए हमें प्लानिंग गर्भवती होने से पहले करना चाहिए और इस प्लानिंग में आपके सबसे अच्छा गाइड मार्गदर्शक आपका डॉक्टर होता है। मैम ये आपने बताया कि गर्भवती होने से पहले की क्या चीज़ें हैं, कैसी काउंसलिंग है। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस टाइम पे एंटीनेटल केयर और प्रीनेटल केयर जो होती हैं वो क्या होती है? गर्भवती होने के बाद और प्रसव होने से पहले जो आप डॉक्टर का परामर्श लेते हैं, जांचें कराते हैं, इलाज करते हैं और सलाह लेते हैं, इनको हम एंटीनेटल, प्रीनेटल या प्रसव पूर्व का देखभाल बोलते हैं। तो मैम ये जो एंटीनेटल और प्रीनेटल केयर्स होती हैं वो हमें प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में कितने चेकअप्स करवाने चाहिए इनसे रिलेटेड? हर गर्भवती महिला को 28 हफ्ते तक यानी लगभग 6.5 महीने तक हर 4-4 हफ्ते में डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। इसके बाद 36 हफ्ते तक यानी 8.5 महीने तक हर 2-2 हफ्ते में परामर्श लेना चाहिए। उसके बाद डिलीवरी तक आपको हर हफ्ते दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम WHO की माने तो WHO के मानकों के अनुसार किसी भी गर्भवती महिला को एटलीस्ट 4 बार, पहला विजिट 12 से 16 हफ्ते के बीच में, दूसरा 24 से 28 हफ्ते के बीच में, तीसरा 32 हफ्ते पे और चौथा 36 हफ्ते पे लेना ही चाहिए। मैम ये आपने बताया कि फ़र्स्ट एंटीनेटल चेकअप करवाना चाहिए 16 हफ्ते पे, तो जो ये पहला जो चेकअप होता है उसमें क्या क्या होता है, क्या एग्जामिनेशन कैसे होता है? देखिए, प्रथम परामर्श बहुत ही इम्पॉर्टेंट परामर्श होता है। प्रथम परामर्श किसी भी महिला को मासिक का हफ्ता 10 दिन चढ़ने यानी 4 से 8 हफ्ते के बीच में लेनी चाहिए या जैसे ही उनको पुष्टि हो जाए UPT टेस्ट द्वारा कि उनकी वो गर्भवती हो गई हैं तब लेनी चाहिए। जब भी आप प्रथम परामर्श के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपसे डिटेल्ड हिस्ट्री पूछता है जिसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपका पिछला जो आपको गर्भावस्था रही है उसकी हिस्ट्री की आपकी डिलीवरी कैसे हुई थी, ऑपरेशन द्वारा हुई थी कि नीचे से हुई थी वजाइनल, या आपके बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो या उस प्रेगनेंसी में आपको कोई दिक्कत हो, ये सारी चीज़ की जानकारी ली जाती है और आपसे कोई आप मेडिकल कोई प्रॉब्लम हो ये सारी चीज़ पूछी जाती है। फिर आपका एक जनरल एग्जामिनेशन होता है जिसमें आँखों में कोई सफ़ेदीपन तो नहीं है, पीलापन तो नहीं है, आपके पैरों में सूजन तो नहीं है, आपका वज़न कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। फिर कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट हैं जिनको हम रूटीन एंटीनेटल चेकअप कहते हैं, जिसमें आपकी पेशाब की जाँच, हीमोग्लोबिन, आपका ब्लड टाइपिंग, थायराइड, शुगर, इन सब की जांचें होती हैं, प्लस एक अल्ट्रासाउंड। ये जो पहला अल्ट्रासाउंड है जो आपका 6 से 8 हफ्ते के बीच में होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें पहली बात तो ये पता चलती है कि जो आपको गर्भ ठहरा है वो गर्भाशय में है या तो नालों या कहीं और है, क्योंकि अगर आपका गर्भ गर्भाशय में नहीं है तो ये एक दिक्कत वाली सिचुएशन होती है। ऐसे सिचुएशन में हमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी होती है। प्लस अल्ट्रासाउंड से हमें ये भी पता चलता है गर्भ 1 है कि 2 है, बच्चे की फीटल कार्डियक एक्टिविटी यानी बच्चे की दिल की धड़कन ये आई है कि नहीं, ये सारी
सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड से पता चलती हैं। जब इन सब चीज़ से आपकी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन पुष्टि हो जाता है तो फिर आपका एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनता है, जो आप जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं या हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं वहाँ का कार्ड बनता है। फिर उसके बाद आपको जो दवाइयाँ, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उस अनुसार दी जाती है, नहीं तो रूटीन फॉलिक एसिड जो अगर आपने गर्भवती होने से पहले नहीं चालू की है तो वो चालू की जाती है। और अगर आपको पहले तिमाही में थोड़ा एक्सेस उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी होता है तो उसके लिए आपको दवाई दी जा सकती है। मैम, ये आपने बताया पहले चेकअप के बारे में, उसके बाद आप बताइए कि आगे जो नेक्स्ट होते हैं सक्सेसिव एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं उनके बारे में बताइए, उनके बारे में वहाँ पे क्या क्या होता है, किस तरह से हमें एग्जामिनेशन किया जाता है। देखिए, पहले परामर्श के बाद जब आप दोबारा परामर्श के लिए आते हैं तो आपका हर एक विज़िट में आपसे डिटेल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है। जैसे अगर मैं दूसरी तिमाही की बात करूं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको बच्चा घूमना कब से महसूस हुआ, और आपसे ये पूछा जाता है कि आपको दिन में बच्चे कितने बार घूमते हैं। इसके अलावा आपके कुछ डेंजर साइन होते हैं जो तीसरी तिमाही में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, सांस लेने में दिक्कत होना, छाती में दर्द होना, बच्चे का कम घूमना, ना घूमना, नीचे से खून पानी चलना, ये सारी हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है। और हर एक चेकअप में आपका कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन अगर मैं कहूँ तो, यानी आँखों में पीलापन तो नहीं है, आपको सफ़ेदी तो नहीं है आँखों में, आपको हाथ पैरों में सूजन तो नहीं है, आपका बीपी क्या है, आपका वज़न क्या है, प्लस बच्चे की दिल की धड़कन, ये सुनी जाती है। जहाँ तक जांचों का सवाल रहा तो वो आपके हिस्ट्री के अनुसार जो जांचें रिपीट करानी होती है वो करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ अल्ट्रासाउंड होते हैं, जिनमें से 2 अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होते हैं जिनको हम एनॉमली स्कैन कहते हैं, जिससे गुणसूत्र की असामान्यता जैसी दिक्कतें पता चलती हैं, वो करवाए जाते हैं। कुछ रूटीन ग्रोथ स्कैन होते हैं जो आपको अलग अलग टाइम पे करवाए जाते हैं। इसके अलावा आपको सलाह अनुसार जैसी आपकी दिक्कतें आई हैं दवाई वो की बताई जाती है। और जो आपका आखिरी का विज़िट होता है उस आपके परामर्श में आपको डॉक्टर आपका बताता है कि आपकी मोड ऑफ डिलीवरी, यानी किस टेक्निक द्वारा आपकी डिलीवरी कराई जाए, जो कि आपके हिस्ट्री के बेसिस पे, आपकी पूर्व जो गर्भवती आप रही हैं उसके हिस्ट्री के बेसिस पे डिसाइड की जाती है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए देना है या दर्द पैदा करवा के डिलीवरी करवानी है या तो ऑपरेशन के लिए लेना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था में बहुत सी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, तो मैम इस बारे में मैं दर्शकों को बताइए कि गर्भावस्था के दौरान ऐसी क्या क्या दिक्कतें आती हैं। देखिए, गर्भावस्था हर एक महिला के लिए बहुत ही अनोखा अनुभव होता है। इसमें गर्भवती महिला की जो शारीरिक और मानसिक तौर पे वो कई सारे चेंजेस से गुजरती हैं। इनमें से कई सारे चेंजेस होना स्वाभाविक होता है। जैसे मैं बात करूँ तो सबसे पहले नौजिया या वॉमिटिंग, यानी उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी होना, ये एक हद तक नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको इतनी ज़्यादा उल्टी होने लगे कि आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा 10 से 12-14 उल्टी हो जा रही है तो आपको डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कब्जियत, यानी कॉन्स्टिपेशन। ये सारी चीज़ें जो आपको होती हैं वो आपके बॉडी में जो हार्मोन होते हैं उनके वजह से, उनके लेवल के हाई होने के वजह से होती है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। इसके अलावा कमर में दर्द होना, ये 2 वजह से होता है। एक तो कब्जियत की वजह से होता है, दूसरा जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो प्रेगनेंसी में बहुत ही रिलैक्स हो जाती है, जिस वजह से होता है। इसके अलावा पैरों में सूजन होना, एक हद तक पैरों में सूजन होना नॉर्मल है। अगर कोई भी सूजन आपको आराम करने से ठीक हो जा रहा है तो ये नॉर्मल चीज़ है। और दूसरा, आपको कमज़ोरी महसूस होना, सिर में हल्का फुल्का दर्द होना, पैरों में दर्द होना, ये हो सकता है। एक बहुत कॉमन कंप्लेन होता है कि औरतें बताती हैं कि उनको पेशाब हो रहा है जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी पेशाब होना ये एक नॉर्मल चीज़ है जो कि आपका गर्भाशय का साइज़ बढ़ने की वजह से होता है और बच्चे का नीचे सिर फंसने की वजह से होता है। लेकिन अगर आपको पेशाब में जलन होने लगे तो ये एक इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है, जिसके लिए आपको परामर्श लेनी चाहिए। आगे मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एंटीनेटल एडवाइस होता है वो क्या होता है। एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि माँ स्वस्थ रहे, और माँ स्वस्थ रह सकती है एक हेल्दी डाइट से। तो एक हेल्दी डाइट ऐसा होना चाहिए जो कि संपूर्ण होना चाहिए, प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का होना चाहिए, प्लस वो प्रोटीन और मल्टीविटामिन की मात्रा से प्रचुर होना चाहिए। आपको खूब सारे मल्टीविटामिन और प्रोटीन वाले फल फूल को या हरे साग सब्जियों को खाना होता है।
हम प्रेगनेंसी में कहते हैं मील फॉर टू, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों को 2 लोगों के हिसाब से खाना है, बल्कि इसमें 3 मेजर मील और 3 छोटे मील होते हैं जो आपको सेवन करना होता है, और एक साथ ज़्यादा नहीं खाना होता है। टाइम टाइम पे आपको छोटे छोटे आहार लेने होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़रूरी होता है नींद। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो ना आपका बच्चा अच्छे से सोएगा, ना ही आप अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए रात में आपको कम से कम 8 घंटा और दिन में 2 घंटा सोना होता है। प्लस आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसके लिए आपको फल फूल का सेवन और पानी, ये सारी चीज़ें पीनी होती है। इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीनेशन, ये बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम जो भारत में फॉलो करते हैं उस हिसाब से आपको 2 टीके लगने होते हैं। टीटी के लगने होते हैं जो आपको 20 से 24 हफ्ते के बीच में लगवाना चाहिए, या तो 16 हफ्ते के बाद लगवाना चाहिए। और जो दूसरा टीका है आपको 27 से 30 हफ्ते के बीच में लगवाना चाहिए, जो कि टीडैप होता है। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन होती है या तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है, ये ऑप्शनल होती है। इसमें आपको देखिए, हम प्रेगनेंसी के दौरान में आपके स्तन बहुत सारे चेंजेस से गुजरते हैं, तो आपके अपने स्तन का भी बहुत अच्छे से आपको ख्याल रखना होता है। रही बात यात्रा की, कि पहले तिमाही में और 32 हफ्ते के बाद आपको लॉन्ग डिस्टेंस को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी कारणवश आपको जाना है तो बस से ज़्यादा सेफ ट्रेन होता है, और एयर ट्रैवल तो 36 हफ्ते के बाद नहीं करना चाहिए। और कई ऐसी गर्भावस्था में चीज़ें होती हैं जिसमें तो ट्रैवलिंग या एयर प्रेशर में ट्रैवलिंग अलाउड नहीं होती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेक्सुअल एक्टिविटी। इसमें आपको हमेशा अपने डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ये नहीं अलाउड होता है और पहले तिमाही में इसके लिए मना किया जाता है। मैम, ये तो हुई एंटीनेटल केयर की बात। आगे हमें बताइए कि जो प्री नेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग होती है वो क्या होती है? देखिए, किसी भी महिला को गर्भवती होने पे उनको खतरा होता है कि बच्चा उनका ऐसा पैदा हो जिसमें गुणसूत्र की असामान्यता, जिसको हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं, वो हो सकता है। तो इसको हम पता लगा सकते हैं। इसको पता लगाने का तरीके को ही हम प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग कहते हैं। ये 2 टाइम पे होता है। पहला जो स्क्रीनिंग होता है वो आपका 11 से 14 हफ्ते के बीच में होता है, जिसमें एक आपका अल्ट्रासाउंड होता है प्लस एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें प्लेसेंटल हार्मोन की जांच की जाती है। फिर इन दोनों के बेसिस पे एक रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा है उसमें कितना चांसेस हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी यानी गुणसूत्र की असामान्यता हो, जो कि मोस्ट कॉमन डाउन सिंड्रोम के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर किसी कारणवश आप 11 से 14 हफ्ते के बीच में ये टेस्ट नहीं करवा पाते हैं तो 17 से लेकर 20 हफ्ते तक वापस से आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें जो ब्लड टेस्ट होता है वो क्वाड्रुपल मार्कर होता है और एनॉमली स्कैन हम रूटीनली जिसको टीफा बोलते हैं। फिर इन्हीं दोनों के बेसिस पे रिस्क कैलकुलेट होता है, ताकि आपको पता हो सके कि आपके गर्भ के अंदर जो बच्चा है वो नॉर्मल है कि उसमें कोई दिक्कत है, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको इस गर्भ का क्या करना है। मैम, चलते चलते जो भी महिलाएं हमारे इस प्रोग्राम को देख रही हैं उन्हें आप क्या सुझाव या सजेशन देना चाहेंगी? मैं यही सजेशन देना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आपको अपने लिए बहुत जागरूक होना चाहिए। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ बच्चा जन्में तो आपको इसकी तैयारी गर्भवती होने से पहले ही करनी चाहिए, क्योंकि आप जितना जल्दी प्लान करोगे, जितना प्लान्ड वे में आप अपना प्रेगनेंसी रखोगे, उससे आपको और आपके आने वाले बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और वही मैं फिर से कहूँगी, अ हैप्पी एंड हेल्दी मदर कैन ओनली ब्रिंग अ हैप्पी एंड हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, हमसे जुड़ने के लिए और अपने सारे वैल्यूएबल सजेशंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। वेलकम। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर श्रेया गुप्ता, जिन्होंने हमें बताया कि एंटीनेटल केयर, प्रीनेटल केयर, प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग, चेकअप क्या होता है और ये कैसे होता है, इसमें हम लोगों को क्या, हमें गायनेकोलॉजिस्ट से क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। आगे हम आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे बात करने के लिए, किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। नमस्कार।